नमस्कार। तो आज बात करते हैं दुनिया की सबसे पुरानी और शायद सबसे जटिल सामाजिक व्यवस्थाओं में से एक की, भारतीय जाति व्यवस्था। हाँ, सही सुना। 3000 साल से भी ज्यादा। जरा सोचिए इस पैमाने के बारे में। ये कोई मामूली इतिहास नहीं है। ये एक ऐसी व्यवस्था के विकास की कहानी है जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी को एक खास ढांचे में ढाला है। तो हम इस पूरे सफर को 5 हिस्सों में समझेंगे। इसकी दार्शनिक शुरुआत से लेकर ये कैसे समय के साथ और सख्त होती गई, फिर वो कौन से नियम थे जिन्होंने इसे पत्थर की लकीर बना दिया, इस पर अंग्रेज़ों का क्या असर पड़ा, और आखिर में इसकी 3000 साल पुरानी विरासत पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी जड़ों तक चलते हैं। हमारा पहला पड़ाव लौकिक खाका। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये व्यवस्था एक विचार के तौर पर कैसे जन्मी, जो आज की सच्चाई से, सच कहूँ तो, बहुत अलग थी। इस पूरी व्यवस्था की जो नींव है वो वर्ण की धारणा में है। अब संस्कृत में इसका मतलब है रंग या वर्ग। ये वैदिक काल का एक सामाजिक ढांचा था जो लोगों को उनके काम और उनके गुणों के आधार पर मोटे तौर पर 4 श्रेणियों में बांटता था। इसका एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक जिक्र मिलता है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। कहानी कुछ ऐसी है कि समाज की उत्पत्ति एक विराट पुरुष से हुई। ब्राह्मण यानी पुजारी और विद्वान उनके सिर से आए, क्षत्रिय यानी योद्धा और शासक उनकी भुजाओं से, वैश्य जो व्यापारी और किसान थे जांघों से, और शूद्र जो श्रमिक और सेवा प्रदाता थे पैरों से। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। शुरुआती वैदिक दौर में ये व्यवस्था जन्म से तय नहीं होती थी, बल्कि ये गुण और कर्म पर आधारित थी। मतलब सिद्धांतिक रूप से कोई भी व्यक्ति अपनी काबिलियत और समाज में अपने योगदान के आधार पर अपना वर्ण बदल सकता था। ये एक सख्त पिरामिड नहीं, बल्कि सामाजिक भूमिकाओं की एक लचीली व्यवस्था थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये लचीली व्यवस्था इतनी सख्त, इतनी कठोर कैसे बन गई? चलिए अब हमारे दूसरे हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये लचीली भूमिकाएं धीरे धीरे वंशानुगत यानी जन्म पर आधारित समूहों में तब्दील हो गईं। देखिए, इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी आर्थिक बदलाव। जैसे जैसे समाज घूमने फिरने वाली जिंदगी छोड़कर खेती-बाड़ी में बसने लगा, तो कुछ खास तरह के हुनर और ज्ञान की अहमियत बढ़ गई। ये ज्ञान अक्सर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में मिलता था, और इसी वजह से सामाजिक भूमिकाएं धीरे धीरे जन्म से जुड़ने लगीं। और बस यहीं से जाति का कॉन्सेप्ट उभर कर सामने आया, जिसका संस्कृत में सीधा सीधा मतलब है जन्म। ये वर्णों की तरह कोई 4 बड़ी कैटेगरी नहीं थी, बल्कि ये तो हजारों स्थानीय वंशानुगत समूह थे जो किसी खास पेशे, रिश्तेदारी या इलाकाई परंपराओं पर आधारित थे। तो वर्ण और जाति में जमीन आसमान का फर्क था। वर्ण का आधार था गुण और कर्म, लेकिन जाति का आधार बन गया जन्म और पेशा। जहां वर्ण सिर्फ 4 थे, वहीं जातियां हजारों में थीं। और सबसे बड़ा अंतर, वर्ण व्यवस्था फिर भी कुछ हद तक लचीली थी, पर जाति व्यवस्था बेहद कठोर हो गई, जिसमें शादी ब्याह भी सिर्फ अपने ही समूह में होते थे। और इसने समाज में ऊपर नीचे जाने की संभावना को, मतलब सोशल मोबिलिटी को, लगभग खत्म ही कर दी। ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी कहानी को साफ कर देती है। सफर शुरू होता है 1500 ईसा पूर्व में एक लचीली वर्ण व्यवस्था से, फिर खेती-बाड़ी के साथ जातियों का उदय होता है। उसके बाद मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने आकर नियमों पर मोहर लगा दी, और आखिर में 1871 में ब्रिटिश जनगणना ने इस पर एक पक्की प्रशासनिक मोहर लगा दी। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, पत्थर में लिखे नियम। मतलब वो दौर जब धार्मिक कानूनों और सामाजिक रिवाजों ने इस ऊंच नीच के ढांचे को और भी पक्का कर दिया, और कुछ समूहों को तो पूरी तरह से बाहर ही धकेल दिया। इसमें मनुस्मृति जैसे प्रभावशाली ग्रंथों का बहुत बड़ा हाथ था। इन ग्रंथों ने इन नियमों को एक तरह से कोडिफाई कर दिया, उन्हें धार्मिक और कानूनी मान्यता दे दी। इसने जन्म को ही किसी की सामाजिक स्थिति का सबसे बड़ा पैमाना बना दिया, और पवित्रता अपवित्रता के सख्त नियम लागू कर दिए, जिससे समाज में जो बंटवारा था वो और भी गहरा होता चला गया। तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि उन लोगों का क्या हुआ जो इन 4 वर्णों की व्यवस्था में भी नहीं आते थे, जो इससे भी बाहर थे। और यहीं से अस्पृश्यता जैसी एक बेहद दर्दनाक और अमानवीय सोच ने जन्म लिया। ये वो समूह थे जो 4 वर्ण व्यवस्था के दायरे से बाहर कर दिए गए थे। उन्हें वो काम सौंपे गए जिन्हें अपवित्र माना जाता था, जिसकी वजह से उनका समाज से पूरी तरह बहिष्कार किया गया। ये सामाजिक बहिष्कार का एक ऐसा क्रूर रूप था जिसका जिक्र शुरुआती वैदिक ग्रंथों में कहीं नहीं मिलता, लेकिन 5वीं शताब्दी आते आते ये समाज में अपनी गहरी और भयानक जड़ें जमा चुका था।
अब कहानी में आता है आखिरी और सबसे बड़ा मोड़, हमारा चौथा पड़ाव, औपनिवेशिक मोहर। यहां हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश राज ने एक पहले से ही जटिल व्यवस्था को लेकर उसे और भी ज्यादा सख्त और पत्थर की लकीर जैसा बना दिया। देखिए, अंग्रेजों का मकसद साफ था, भारत पर कब्जा बनाए रखने के लिए समाज को समझना और उसे कंट्रोल करना। और उनके लिए जाति एक बहुत काम का प्रशासनिक औजार बन गई। उन्होंने एक बहुत ही पेचीदा और अक्सर इलाके के हिसाब से बदलने वाली सामाजिक सच्चाई को एक पक्की सरकारी कैटेगरी में बदल दिया। और ये काम उन्होंने किया अपनी जनगणना प्रक्रिया के जरिए, जो 1871 से शुरू हुई। पहला कदम, उन्होंने पूरी आबादी को जाति के हिसाब से गिनना और बांटना शुरू किया। दूसरा, जो अलग अलग स्थानीय पहचानें थीं, उन्हें जबरदस्ती एक जैसी अखिल भारतीय कैटेगरी में डाल दिया। तीसरा, इसकी बाकायदा लिस्टें बनाई गईं जिसने लोगों के लिए अपनी सामाजिक स्थिति बदलना लगभग नामुमकिन कर दिया। और सबसे आखिर में उन्होंने नौकरियां, शिक्षा, अधिकार, सब कुछ इन सरकारी वर्गीकरणों से जोड़ दिया। इससे हुआ ये कि जाति की पहचान और भी गहरी और एक तरह से कहें तो एक मुकाबले की चीज बन गई। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, एक 3000 साल की विरासत। ये एक विचार से शुरू होकर एक सख्त वर्गीकरण तक के सफर की कहानी है। ये सोचना गलत होगा कि ये व्यवस्था सिर्फ पुराने जमाने की बात है। असल में ये इतनी लचीली और मजबूत थी कि ये अलग अलग दौर में खुद को ढालती रही। यहाँ तक कि मध्यकाल में भारत के कुछ मुस्लिम समुदायों ने भी अपने अंदर जाति जैसा ही एक सामाजिक ढांचा अपना लिया था। ये इसकी गहरी सामाजिक जड़ों को दिखाता है। तो ये एक लाइन इस पूरे 3000 साल के बदलाव को खूबसूरती से बयां करती है। कर्म पर आधारित एक लचीले सामाजिक खाके से लेकर प्रशासन द्वारा पक्का किया गया एक कठोर वंशानुगत पदानुक्रम तक, मतलब एक्शन पर आधारित एक फ्लूइड सिस्टम से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा सील कर दिए गए एक रिजिड सिस्टम तक का सफर। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। एक 3000 साल पुरानी सामाजिक व्यवस्था जिसे इतिहास ने बार बार बदला, वो आज के आधुनिक समाज पर अपना असर कैसे डाल रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।